हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी से 369 में। तो टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आदिकालीन गद्य साहित्य के बारे में देखेंगे। और इनसे ज़्यादा तो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आते हैं। मैं ज़्यादा नहीं 15 क्वेश्चंस ली हूँ। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें से है। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, मैं जहाँ पे रहती हूँ साइड में थोड़ा सा वो कीर्तन हो रहा है, तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़ जा सकता है, क्योंकि अभी लगातार मतलब आज सुबह से चल रहा है, कल तक चलेंगे, तो इसलिए मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ा क्लास। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। राउरवेल का समय क्या है यहाँ पे बताना है। 10वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी या फिर 12वीं शताब्दी। तो आप लोगों को पता होगा कि राउरवेल जो है रोड कवि का है। यहाँ पे इसका समय जो है 10वीं सदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। बेली, बेली शब्द संस्कृत के बेली या फिर बल्ली शब्द से बना है, जिसका अर्थ है काव्य की वह लता जो कृति या श्रृंगार के सहारे ऊपर उठती है और फैलती है। राउरवेल के संबंध में किस विद्वान का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो किसका कथन है ये? तो ये बच्चन सिंह का कथन है। कितना अच्छा कथन है। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट भी है। तीसरा नंबर है किस विद्वान ने, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे होगा ने, राउरवेल का अर्थ राजविलास से दिया है। मतलब कि राउरवेल का संबंध राजविलास से लिया है या फिर उसे बताया है। डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो किसने बताया है राउरवेल का संबंध राजविलास से? तो ये भी बताया है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने काफ़ी कुछ कहा है राउरवेल के बारे में। राउरवेल का संबंध है, यह एक शिलांकित कृति है, यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें चंपू काव्य परंपरा का प्रथम का ग्रंथ है या फिर इनमें से सभी सत्य है। तो यहाँ जितने भी दिए गए फ्रेंड्स, ये सब कुछ सत्य है कि पहला जो है यहाँ पे गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है, फिर इसे जो है चंपू काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है, ये एक शिलांकित कृति भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5वां नंबर के राउरवेल हिंदी की गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य परंपरा का प्राचीनतम रचना है। यह कथन किसका है? यह बताना चाहे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद, नामवर सिंह। तो यह कथन किसका है? 5वां नंबर का जो हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद का। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के संबंध में सही नहीं है। क्या है जो सही नहीं है यहाँ पे? यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इनकी रचना राजकुमारों के स्थानीय भाषा ज्ञान देने के लिए किए गए थे, या फिर इसका आरंभिक नाम जो है उक्ति व्यक्ति था। 6 प्रकरणों में विभक्त होने के कारण इनका नाम उक्ति व्यक्ति प्रकरण पड़ा। तो कौन सा होगा जो कि इसमें सही नहीं होगा? तो यहाँ पे जो ये चौथा नंबर दिया है फ्रेंड्स, ये 6 प्रकरणों में विभक्त नहीं है, बल्कि ये 5 प्रकरणों में विभक्त। बस इतना ही गलत है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है, इसीलिए इसका कारण उक्ति व्यक्ति प्रकरण पड़ा था। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की, दामोदर शर्मा की, रोड कवि की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि वर्ण रत्नाकर, वर्ण कहाँ पढ़ते हैं हम? अक्षर को ज्योति में पढ़ते हैं ना, क्योंकि अंधेरे में तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये ज्योतिश्वर ठाकुर जी का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8वां नंबर। वर्ण रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 6 हैं, 5 हैं, 8 हैं या फिर 10 हैं? तो इसमें कितने अध्याय फ्रेंड्स? 8 अध्याय है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जैसे कि अध्याय में यहाँ अध्याय का नाम क्या दिया है? कल्लोल नाम दिया है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि कांड कहा जाता है ना, सर्ग कहा जाता है, वैसे ही इसमें यहाँ पे कल्लोल कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम अवहट शब्द का प्रयोग मिलता है? श्रवकाचार्य, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इनमें से कोई नहीं। तो किस में मिलता है सबसे पहले फ्रेंड्स? तो वर्ण रत्नाकर में मिलता है। ये भी है ज्योतिश्वर ठाकुर जी का। ठीक है, आगे हम देखेंगे फिर यहाँ पे ये श्रवकाचार्य देवसेन जी का उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा का, ये तो पता है। अगला हम देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। किस विद्वान ने वर्ण रत्नाकर को संस्कृत विश्व कोशात्मक ग्रंथ
मानसोल्ड के समक्ष माना है। तो किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या फिर सुनीति कुमार चटर्जी जी ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने माना? सुनीति कुमार चटर्जी जी ने माना है। और इसी ग्रंथ की तुलना के आधार पे फ्रेंड्स इसी आधार पे कुछ विद्वान जो है इस ग्रंथ को शब्दकोश भी मानते हैं। किसको? वर्ण रत्नाकर को। संस्कृत विश्वकोशात्मक ग्रंथ के समक्ष जो माना है, इसी के आधार पर इसे विश्वकोश ग्रंथ भी माना जाता है, यानी कि विद्वान इसे कोश ग्रंथ का नाम भी देते हैं। तो यहाँ से भी आ जाएगा, एक क्वेश्चन और बन जाएंगे हमारे। 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण रत्नाकर के संपादक कर्ता कौन है? संपादक कर्ता कौन है यहाँ पे बताना है। सुनीति कुमार चटर्जी, मोतीलाल दामोदर शर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण रत्नाकर का जो संपादक किया है सुनीति कुमार चटर्जी जी ने किया है। और एक बाबुआ मिश्र टाइप से कुछ एक और नाम आता है फ्रेंड्स, तो उन्होंने भी, दोनों ने संपादन किया है इसका, वर्ण रत्नाकर का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, हिंदी गद्य के विकास में राउर बेल के पश्चात वर्ण रत्नाकर का भी योगदान कम नहीं है। यह कथन किसका? डॉक्टर नागेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और फिर यहाँ पे आचार्य शुक्ल जी का। यहाँ पे फिर है दो को हजारी प्रसाद, सॉरी फ्रेंड यहाँ एक ही होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे ये कथन किसका है? तो यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ठीक है, अगला हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें ना तो अपभ्रंश का व्याकरणिक ढांचा है, ना ही कृत्रिम शब्दावली। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से होने लगा। कथन किसका है? यानी कि ये जो बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है हमारा वर्ण रत्नाकर के बारे में। तो ये कथन किसने बोला है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा बच्चन सिंह, शुक्ल जी, डॉक्टर नागेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन किसका है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है, जिन्होंने कि वर्ण रत्नाकर के बारे में बोला है कि यहाँ के संस्कृत के, यहाँ पे संस्कृत जैसे मतलब संस्कृत को ही तो तत्सम शब्द बोला जाता है ना फ्रेंड्स, उसका यहाँ पे प्रयोग जो है धड़ल्ले से हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन, इसमें ज़्यादा से क्वेश्चन नहीं बनते फ्रेंड्स, इसलिए मैंने नहीं लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा भक्ति काल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे हम, और ये वाला PDF में दे दूंगी। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसका आंसर की, तो मतलब इसमें तो टिक नहीं होता है, तो मैं पेज में लिख के अलग अलग थोड़ा करके दे दूंगी। तो आप लोग उसमें MCQ कर लीजिएगा, देखिएगा कितना याद है आप लोगों को और कितना याद नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको कोई भी मतलब कि चीज़ पढ़ने में दिक्कत हो रही है या फिर आप लोग को ट्रिक नहीं बन रहा है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को इसका ट्रिक चाहिए, या फिर कोई चीज़ जो आपको याद नहीं हो रही, डिफ़िकल्ट लग रही है, तो आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हैं। अगर हो सके तो मैं थोड़ा ना थोड़ा आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।